The video is provided in my individual capacity to benefit students of concerned subject. It is purely to help children only. Good morning, students. Today we have the topic of principles of management developed by Fuel. फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे यहाँ पर 14 में से आज हम लोग 4 पढ़ेंगे 4 प्रिंसिपल्स करके पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये अच्छे से समझना ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपेयर टू द क्वांटिटी. ठीक. फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क. बहुत सिंपल है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट है कि कुछ याद करना पड़ेगा. डिवीज़न ऑफ वर्क मीन्स फ्यूल ने ये कहा है कि सबसे पहले हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें अपनी कंपनी में जो एक बहुत बड़ा काम है उस बहुत बड़े काम को हमें क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. हम उस बहुत बड़े काम को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. अब जो हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो अब इस काम को कराना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. इट मीन्स डैट अब एक पर्सन इस काम को ना करके बहुत सारे लोग इस काम को करेंगे तो ये वर्क बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और ये पर्सन इनको क्या कर देगा, सारे वर्क को कंपाइल कर देगा. देन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइम से कंप्लीट हो जाएगा. इट मीन्स डैट कि हमें एक बहुत बड़ा वर्क किसी एक पर्सन को करने के लिए नहीं देना चाहिए. इससे क्या होता है, उनका मोरल डाउन हो जाता है, वो लोग ओवरबर्डन हो जाते हैं और वो लोग ठीक से वर्क नहीं कर पाते हैं. तो सबसे बड़ी बात आपको इसमें क्या याद रखनी है, एक तो डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या किया जाता है, पूरे वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. कंपनी में हमारा जो प्रॉफिट था वो 1,00,000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है. इस साल 1,00,000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमने अपने पूरी काम की एक्टिविटीज़ को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया. जैसे परचेज़ का काम, प्रोडक्शन का काम, मार्केटिंग का काम, सेल्स का, HR का, फाइनेंस का, पब्लिक रिलेशन का काम हो गया हमारा, और एडवर्टाइजिंग का काम हो गया हमारा, और हमारा एक तरीके से ये मान के चलिए रिलेशनशिप्स बनाने का काम हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो गया. इस तरीके से हमने डिफरेंट वर्क्स में डिवाइड कर दिया है और बाद में हम क्या करेंगे, अपने वर्क को कंपाइल कर लेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा. सही. इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स. इट मीन्स इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के क्या आपको बेनिफिट्स हैं और इस प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करने के आपको क्या नुकसान है. जो बेनिफिट होंगे उसके जस्ट अपोजिट ही नुकसान है. आपका वर्क टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा, एफिशिएंसी निकल के आएगी और सबसे बड़ी बात स्पेशलाइजेशन आएगा. सभी लोग अपने अपने काम में क्या हो जाएंगे, स्पेशलिस्ट हो जाएंगे. जैसे शर्ट बनाने का काम है तो एक पर्टिकुलर पर्सन कफ लगा रहा है, एक बटन लगा रहा है, एक शर्ट को स्टिच कर रहा है, एक उसमें स्लिट्स लगा रहा है. तो सब लोग अपने अपने वर्क में क्या हो जाएंगे, स्पेशलिस्ट हो जाएंगे. तो इसमें जो है आपको पॉजिटिव पॉइंट याद रखना है. स्पेशलाइजेशन केस स्टडी में वो ऐसे ही पूछेगा, अगर आप स्पेशलाइजेशन गेन करना चाहते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल आप फॉलो करेंगे अपनी कंपनी में, तो आप बताएंगे डिवीज़न ऑफ वर्क. सही. फर्स्ट प्रिंसिपल इतना ही है. सेकंड पे आते हैं और इसका नेगेटिव इफेक्ट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा. और वो क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट जस्ट अपोजिट. नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा इसका, कि अगर हम इस प्रिंसिपल को कंपनी फॉलो नहीं करते हैं तो हमें अपनी कंपनी में स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. सही. पॉजिटिव पॉइंट्स अगर आपको पता चल जाते हैं, नेगेटिव पॉइंट आप लोग खुद बना लेंगे. नेक्स्ट वन इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बड़ा कंसेप्ट भी है जिसे हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे. पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर. ठीक. इसमें इन शॉर्ट में आपको अभी बता देती हूँ. फिलहाल अथॉरिटी क्या है. अथॉरिटी इज़ अ पावर टू टेक डिसीजन. पावर टू टेक डिसीजन. और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, इट इज़ अ ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स योर बॉस और सुपीरियर. जो भी आपका सीनियर है, जो भी आपका सुपीरियर है, उसके लिए आपकी ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का मीन्स यहाँ पे आंसरेबिलिटी से है.
इट मीन्स जो आपके बॉस ने आपको काम दिया है उसके लिए आप आंसरेबल हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है उसको जवाब देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को पूरा करना, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस वर्क को पूरा करें। टू डू द वर्क कंप्लीट ऑन टाइम। सही, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग तो ये हो गया। अब मैं आपको जब एक इम्पोर्टेंस अभी समझा रही थी तब मैंने आपको बताया था एक छोटी सी चीज़ वहाँ पर कि अथॉरिटी हमें ना तो बहुत कम देनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा देनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम नहीं देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। पहले अथॉरिटी की बात करते हैं। अथॉरिटी अगर हमने ज़रूरत से कम दी किसी पर्सन को, सपोज़ कीजिए कि वो मैनेजर की पोस्ट पे है, जनरल मैनेजर है कंपनी का, जनरल मैनेजर को छोड़िए, अभी प्रिंसिपल की बात करते हैं। एक कॉलेज का प्रिंसिपल है कोई स्कूल का, और उसके पास जो है मीन्स अथॉरिटीज़ नहीं है डिसीजंस लेने की। जो मैनेजमेंट है वहाँ का मैनेजमेंट ने उनको अथॉरिटीज़ नहीं दी हैं डिसीजन लेने की। तो उस केस में वो लोग क्या करेंगे कि जब आपका जो प्रिंसिपल है जब वो डिसीजन लेगा, सपोज़ कीजिए कि उसे जो है अपने स्कूल में हॉलीडे करनी है। हॉलीडे क्यों करनी है? कोई टीचिंग स्टाफ में किसी के फादर की जो है वहाँ पे सपोज़ कीजिए डेथ हो गई थी और वहाँ पर अदर हम स्टाफ को भेजना चाहते हैं, तो हॉलीडे क्या, एक ये मान के चलिए हमें किसी को 1 आवर पहले भेजना है, अपने स्टाफ को 1 आवर पहले हमें जो है स्कूल से भेजना है कि अपने वहाँ पे कंडोलेंस में वो लोग हो आएंगे एक बार, ठीक है ना, फॉर द सोसाइटी को एक बार देखते हुए। तो इसलिए हमें जो है अपने स्टाफ को 1 आवर पहले छोड़ना था। तो उसके लिए अब प्रिंसिपल्स के पास तो अथॉरिटीज़ है नहीं, वो क्या करेगा अपनी छोटी छोटी बात के लिए मैनेजमेंट, जो कंपनी का मैनेजमेंट होगा, आपके स्कूल का मैनेजर, ठीक है, उनके पास कांटेक्ट करेंगे। सर इस तरीके से मुझे अपने स्टाफ को 1 घंटे की छुट्टी देनी, मैं दे दूँ क्या? सर आज बच्चों की ईद है, मैं बच्चों की छुट्टी कर दूँ क्या? सर एक पेरेंट्स के घर से फ़ोन आया था, फ़ीस कम कर दो 10%, क्या मैं फ़ीस कम कर दूँ? ठीक। सर आज स्कूल में कुछ बच्चों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया है, ठीक है, तो मैं उन्हें बर्थडे सेलिब्रेट करने की परमिशन दे दूँ क्या सर? सर क्या स्कूल में बच्चे जो हैं, हमारे स्कूल में बच्चे विदाउट यूनिफॉर्म अलाउड है सर? इस तरीके से एक मैनेजर बार बार कॉल करके अपने मैनेजर को वो क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है एक प्रिंसिपल। तो क्या ये सही है? क्या इसकी वजह से अब ये सोचिए कि उसके पास प्रॉपर अथॉरिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से अपना वो वर्क टाइम पे नहीं कर पा रहा है, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू डू द वर्क कंप्लीट ऑन टाइम, वो उसको कर ही नहीं पा रहा है। तो अथॉरिटीज़ हमें ज़रूरत से कम भी नहीं देनी चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं देनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा हम देंगे उसको तो उसको वो क्या करेगा, फिर उसका मिसयूज़ करता है अथॉरिटीज़ का, ठीक। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। पावर टू टेक डिसीजन लेने की पावर हमें उसे अकॉर्डिंग टू द नीड देनी है, और अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अथॉरिटीज़ से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन पे बात करते हैं। डिसिप्लिन तो बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है, ऑल ऑफ़ यू वेरी वेल नोन। डिसिप्लिन का मीनिंग मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, एक तरीके का जुडिशियल कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं कंपनी में, उन रूल्स को फॉलो करना सभी के लिए कंपल्सन हो जाता है। उन रूल्स को फॉलो करना हमारे लिए क्या हो जाता है, कंपल्सन हो जाता है। तो इसमें जुडिशियल कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो सबके लिए फॉलो करना कंपल्सन होता है। किसी भी केस स्टडी में डिसिप्लिन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इजी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ भी डिसिप्लिन होगा किसी केस स्टडी में वहाँ पर पेनल्टी की ज़रूर बात की होगी। पेनल्टी मीन्स डैट कि हमारी कंपनी में कुछ वर्कर्स थे, उन्हें सर्विंग के टाइम पर, ठीक है, सर्विंग के टाइम पर वो कुछ वर्क कर रहे थे और उन्हें सर्विंग के टाइम पर ग्लव्स पहनना कंपल्सन था, और कुछ वर्कर्स ऐसे थे जिन्होंने ग्लव्स नहीं पहने, तो इस पर उन पर पेनल्टी लगाई गई। तो आप बहुत ईजिली पहचान लेंगे कि वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं था। सही, डिसिप्लिन फॉलो करने की कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो हमें अपनी कंपनी में बस ये पहचानना है अपनी केस स्टडी में कि कहीं पर किसी रूल की बात तो नहीं हो रही है, कहीं पर कोई पेनल्टी तो नहीं है। सही,
नेक्स्ट वन इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। ये लास्ट प्रिंसिपल है आज का। यूनिटी ऑफ कमांड थोड़ा सा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दो अप्रोच की बात करते हैं, एक है आपकी राइट अप्रोच और एक है आपकी रॉन्ग अप्रोच। मैंने जो पहले डिस्कस की थी इम्पोर्टेंस में, वो रॉन्ग अप्रोच थी। मैनेजमेंट, एक मैनेजर है, एक मैनेजर 2 है, और ये दोनों मिलकर एक सबऑर्डिनेट को क्या दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। अब बात करते हैं राइट अप्रोच की। राइट अप्रोच का कहता है यूनिटी ऑफ कमांड की हमारी कमांड भी यूनिटी होनी चाहिए। दो मैनेजर भी अगर हैं तो वो दोनों आपस में मिलके एक अप्रोच, एक सबऑर्डिनेट को एक ही ऑर्डर दें। अगर दो मैनेजर भी हैं तो उनकी कमांड में क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये तो कह रहा है कि तुम 100 यूनिट प्रोड्यूस करो और तुम 105 यूनिट प्रोड्यूस करो। ये किसकी बात मैंने कही, तो कन्फ्यूज़न है, इसीलिए तो दोनों ही बॉस हैं। इसके अंदर तो दोनों का ही डर है, ये तो दोनों का ही काम पूरा करना चाहेगा। अब ये किसकी सुनेगा? तो राइट अप्रोच क्या है कि दोनों मैनेजर पहले आपस में डिस्कशन कर लें, डिस्कशन करने के बाद ही कोई ऑर्डर नीचे पास करें। देन सबऑर्डिनेट्स उस काम को ईजिली भी कर पाएगा और अच्छे से उस वर्क को कंप्लीट कर पाएगा, जिससे कि वो कंफ्यूज नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, और टाइम पे अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा। सही। तो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल फॉलो करने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमारी अपनी जो कंपनी में मिलता है, सबसे पॉजिटिव अप्रोच जो इसकी है, जो बेनिफिट मिलता है वो ये है कि वर्कर्स कंफ्यूज नहीं होते हैं, नो कन्फ्यूज़न टू द वर्कर्स, और वो अपना वर्क इजीली कंप्लीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से टाइम पे हमारी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी कंप्लीट हो जाता है। सबसे बड़ी बात, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो करने से हमारी कंपनी में कोई भी पर्टिकुलर एक पर्सन इफेक्ट होता है। इससे कौन इफेक्ट होता है? एक पर्सन इफेक्ट होता है। अगर ये प्रिंसिपल कंपनी में फॉलो नहीं हो रहा है तो आप बस ये देखना, और वो पर्सन कौन होगा? आपका सबऑर्डिनेट, जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आज परेशान है, वो पर्सन इससे अफेक्ट होगा सिर्फ। अभी इसके सिमिलर सा ही एक प्रिंसिपल और आएगा, उसमें मैं बात करूँगी थोड़ा सा, तो उस पर मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। अगर वो प्रिंसिपल कंपनी में फॉलो नहीं होता तो उससे आपकी पूरी कंपनी, होल कंपनी इफेक्ट होती है, पूरी कंपनी इफेक्ट होती है अगर उस प्रिंसिपल आपने अपनी कंपनी में फॉलो नहीं किया तो। ये डिफरेंस है। इसके जस्ट बाद वाला ये हम कल डिस्कस करेंगे। ये था आपका यूनिटी ऑफ कमांड, वो है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सोचिए डायरेक्शन में ही कमी हो तो क्या हो, नहीं? यूनिटी ऑफ कमांड से किस पर इफेक्ट पड़ता है? केवल एक पर्सन पे इफेक्ट पड़ता है, केस स्टडी पहचानने से बहुत ईजी हो जाएगा। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में पूरी कंपनी इफेक्ट होती है, जिससे हम अपनी कंपनी में अच्छे से टाइम पे वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यूनिटी ऑफ कमांड वाले प्रिंसिपल्स को भी हमें कंपनी में बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ये 4 प्रिंसिपल आज कंप्लीट हो गए, बाकी हम लोग कल करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड वीडियो लाइक कर दीजिएगा आपको पसंद आया तो। चलिए।